नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां पिछली क्लास में हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ा था, एज ऑफ गुप्तास के बारे में पढ़ा था। वहीं आज के सेशन में, आज की क्लास में हम गुप्तोत्तर काल की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। पोस्ट गुप्ता पीरियड में जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में बनती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथियों, एक बात अब तक इतिहास को पढ़ते समय आप जान गए होंगे कि इतिहास में एक पैटर्न है जो हमेशा फॉलो किया जाता है। एक बहुत शक्तिशाली राजा आता है, वो सभी छोटे छोटे राज्यों को जीत करके एक बहुत विशाल साम्राज्य का निर्माण करता है, एक बहुत ही बड़े एम्पायर को बनाता है, नंबर 1। उसके बाद फिर एक कमजोर उत्तराधिकारी आता है, उसी राजा के वंश में एक कमजोर शासक आता है, एक बहुत ही वीक रूलर आता है, और वो जो कमजोर राजा आता है वो इतने बड़े राज्य को नहीं संभाल पाता। तो जिन छोटे छोटे राजाओं को हरा करके एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया गया था, वही दोबारा से अपनी स्वतंत्रता की मांग करते हैं और छोटे छोटे नवीन राज्यों की उत्पत्ति होती है। यह हमने मौर्योत्तर काल में भी देखा था, पोस्ट मौर्यन पीरियड में भी देखा था कि मौर्य काल के पतन के बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। यही बात हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, सेम टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि गुप्त काल का जब पतन हुआ तो उसके बाद भी छोटे छोटे राज्यों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें हम गुप्तोत्तर काल के तहत पढ़ते हैं। इस क्रम में हमें 4-5 टॉपिकों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हमें चर्चा करनी है हूण आक्रमण के बारे में। हूण मध्य एशिया से आने वाली एक जाति थी जो गुप्त काल के समय से भारत पर आक्रमण करना शुरू कर देती है। हम जानते हैं कि स्कंदगुप्त के समय भारत पर हूण पहला आक्रमण करते हैं, हालांकि स्कंदगुप्त हूण को हरा देता है। तो हूण के बारे में हम पढ़ेंगे। बाद में उन्होंने सफलता अर्जित की। तोरणमल उनका एक प्रमुख शासक हुआ, उसका बेटा मिहिरकुल एक प्रमुख शासक हुआ। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक हूण भारत पर नहीं रह पाए और यहां से उन्हें जाना पड़ा। इसी क्रम में हम जान पाएंगे कि वल्लभी और गुजरात वाला जो क्षेत्र है, वहां मैत्रक वंश का शासन हुआ करता था, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो कन्नौज वाला इलाका है, वहां मौखरी वंश का शासन हुआ करता था, तो हम मौखरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल में कुछ समय के लिए गौंड वंश ने शासन किया और गौड़ वंश के तहत वहां शशांक ने शासन किया, तो हम शशांक के बारे में जानेंगे। फिर उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र पर हर्षवर्धन ने शासन किया, जो पुष्यभूति या वर्धन वंश से आता था, तो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में या गुप्तोत्तर काल में हमें गुजरात में मैत्रक वंश का शासन, उत्तर भारत और जो कन्नौज वाला इलाका है, यहाँ पर हर्षवर्धन का शासन, इसी क्षेत्र में मौखरी का भी शासन रहा है। वहीं साथियों, बंगाल वाले क्षेत्र में गौड़ वंश का शासन, जहां शशांक एक राजा हुआ। दक्षिण में जो महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला इलाका है, यहां बादामी के चालुक्य का शासन, जिसका महान राजा पुलिकेशन द्वितीय हुआ। और दक्षिण में पल्लव का शासन, जहां कांचीपुरम वाला इलाका, चेर और पांड्य का शासन। देखिए, ये जो हिस्सा है, ये हम दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में पढ़ेंगे। ये जो पार्ट है, मैत्रक, मौखरी, हर्षवर्धन, यहाँ परवर्ती गुप्त, जिन्होंने परवर्ती गुप्त की एक शाखा पाटलिपुत्र में शासन करती है और एक शाखा मालवा में शासन करती है, और गौड़, जिसका एक राजा हुआ शशांक। तो इन सब के बारे में हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो पहले हम हूण आक्रमण पढ़ेंगे, हूण इन्वेजन पढ़ेंगे, वल्लभी के मैत्रक के बारे में पढ़ेंगे, कन्नौज के मौखरी के बारे में पढ़ेंगे, मालवा और मगध के परवर्ती गुप्त लेटर गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे, गौड़ वंश के शासक शशांक के बारे में पढ़ेंगे, और पुष्यभूति या वर्धन वंश, इसमें भी मुख्य रूप से हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके प्रशासन और अन्य तथ्यों का अध्ययन हम करेंगे। उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है गुप्तोत्तर काल पोस्ट गुप्ता पीरियड, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं
हूण आक्रमण के बारे में, हूण इन्वेजन के बारे में, जिन्हें अल्कोन हून्स भी कहा जाता था। हूण मध्य एशिया की एक खानाबदोश जाति थी। हूण जो है वो एक नोमैडिक ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की। आप जान पाइएगा, मैप में ऑलरेडी आप देख चुके हैं ये बातें, कि मध्य एशिया की एक जनजाति, सेंट्रल एशिया का एक ट्राइब था हूण, जो अलग अलग भागों में अटैक करता है। इसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो यहां से हूण की उत्पत्ति हुई थी। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहां से हूण की उत्पत्ति हुई थी और इनकी बहुत सारी शाखाएं थी, पर दो प्रमुख शाखाएं थी। एक थी इनकी पूर्वी शाखा अर्थात ईस्टर्न ब्रांच, और दूसरी थी इनकी पश्चिमी शाखा अर्थात वेस्टर्न ब्रांच। जो पूर्वी शाखा थी साथियों, जो ईस्टर्न ब्रांच थी, इसने मुख्य रूप से रोमन एम्पायर पर अटैक किया। पूर्वी शाखा ने मुख्य रूप से रोमन एम्पायर पर अटैक किया, रोम के साम्राज्य पर आक्रमण किया। देखिए, आप जानते भी हैं कि गुप्त काल के अंतिम समय में रोमन साम्राज्य का पतन होने लगता है, रोमन साम्राज्य का विभाजन हो जाता है, जिसका प्रभाव भारत के व्यापार पर सीधे तौर पर होता है, जिसका इफेक्ट इंडिया के ट्रेड पर हमें डायरेक्टली दिखाई देता है। रोम से भारत का व्यापार कमजोर हो जाता है, जिससे भारतीय व्यापार को क्षति होती है, इंडियन ट्रेड को बहुत नुकसान होता है। और पहले भारत रोम के व्यापार पर निर्भर था, इसके बाद भारत पूरी तरीके से साउथ ईस्ट एशिया अर्थात दक्षिण पूर्व के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करता है। पर दक्षिण पूर्व भारत से, दक्षिण पूर्वी एशिया से उतना व्यापार नहीं मिला जितना व्यापार हमें रोम से मिलता था। और वहीं जो पश्चिमी शाखा है, वहीं जो वेस्टर्न ब्रांच है, वो अटैक करती है भारत पर, वो इंडिया पर अटैक करती है। जब स्कंदगुप्त के समय ये भारत पर आक्रमण करते हैं तो उस समय ये हार जाते हैं साथियों। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं कल आपको नहीं बता पाया था, तो ये पॉइंट अलग से याद रखिएगा। देखिए, जब रोम के साथ हमारा व्यापार कम हो गया, जब रोम के साथ हमारा ट्रेड कम हो गया, तब हमने दक्षिण एशिया के व्यापार पर फोकस किया, तब हमने साउथ एशिया के व्यापार पर फोकस किया। पीडीएफ में मैंने ये सारी बातें अपडेट कर दी हैं। एक और बात आप याद रखिएगा साथियों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुप्त काल में जो भू राजस्व था, जिसे हम भाग बोलते थे, अर्थात जो लैंड रेवेन्यू था जिसे हम भाग बोलते थे, ये उपज का 1/6 था। ये कितना था? उपज का 1/6, 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन। तो सवाल ये आता है कि आखिर 1/6 ही क्यों? क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्र में ये लिखा हुआ है कि कर की दर 1/6 ही होनी चाहिए, जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो 1/6 होनी चाहिए। तो जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं उसमें कहा गया है कि भू राजस्व की जो दर है वो 1/6 के पास ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए साथियों। एक फैक्ट और भी था, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि श्रीलंका के एक राजा थे जिन्होंने समुद्रगुप्त से ये निवेदन किया था, जिन्होंने समुद्रगुप्त से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनवा लेने दीजिए। तो श्रीलंका के राजा का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और श्रीलंका के राजा का नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों। अभी इस वाले पीडीएफ में नहीं है, पर मैंने अपडेट कर दिया है तो आपको वो नाम भी मिल जाएगा। तो ध्यान से आप वो एक बार पढ़ लेंगे तो वो आइडिया भी आपको मिल जाएगा कि समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने यह रिक्वेस्ट किया था कि हमें बोध गया में एक मंदिर बनवा लेने दीजिए, हम बोध गया में एक मंदिर बनवाना चाहते हैं। तो ये 2-3 फैक्ट थे जो मैं कल आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाया था, तो आज उम्मीद है कि मैंने डिस्कस कर दिए हैं, आपको समझ में भी आए होंगे और पीडीएफ में भी मैंने अपडेट कर दिया है साथियों। अब एक बात और समझिएगा, तो जैसा हमने बताया कि हूण जो है वो मध्य एशिया की एक जाति थी जिसकी 2 शाखाएं हुई, पश्चिमी शाखा वेस्टर्न ब्रांच जो रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करती है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पूर्वी शाखा ने भारत पर आक्रमण किया और आगे चल करके तोरमाड़ और उसके बेटे मेहरकुल ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर शासन भी किया। तो यह प्रश्न बहुत सीधा सीधा पूछा गया था साथियों कि तोरमाड़ नामक राजा का संबंध किससे है? द किंग तोरमाड़ इज एसोसिएटेड विद, तो याद रखना
तोरमाण एक हूण आक्रांता और राजा का नाम था। तोरमाण के बेटे का नाम मिहिरकुल। तो ये प्रश्न भी पूछा गया कि मिहिरकुल नामक राजा का संबंध किससे है, बिल्कुल सीधे सवाल पूछे गए। तो तोरमाण और मिहिरकुल दोनों का ही संबंध हूण से है। तोरमाण और मिहिरकुल दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं साथियों, हूण से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि तोरमाण की ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन मिहिर कुल की बहुत सारी जानकारी हमारे पास है। तो आइए हम मिहिर कुल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं और फिर चीजों को याद भी करना है। देखिए, मिहिर कुल जो है वो तोरमाण का बेटा था। ही वॉज अ सन ऑफ हून रूलर तोरमाण। उसके सिक्कों से हमें उसकी ऐसी इमेज मिलती है। यह शैव धर्म का एक बहुत महान अनुयायी हुआ। भारत में जब शैव धर्म के महानतम अनुयायियों का नाम आता है तो उसमें एक नाम मिहिरकुल का भी आता है। ऐसे ही एक नाम शशांक का भी आता है। यह शैव धर्म का बहुत बहुत बड़ा अनुयायी था साथियों, जिसकी जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है। याद कीजिए, वही मंदसौर अभिलेख जिससे कुमार गुप्त और मालवा के राजा यशोधर्मन जुड़े हुए थे। वही मंदसौर अभिलेख जिसमें हमें रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, विश्व के प्रथम विज्ञापन की जानकारी मिलती है, सूर्य मंदिर की जानकारी मिलती है। तो उस अभिलेख में मिहिर कुल का उल्लेख भी किया गया है, क्योंकि मिहिर कुल को यशोधर्मन ने हराया था। मिहिर कुल का उल्लेख इसलिए है क्योंकि मिहिर कुल को मालवा का औलीकर वंश के राजा थे यशोधर्मन। तो यशोधर्मन ने मिहिर कुल को हराया था और मिहिर कुल को परवर्ती गुप्त राजा नरसिंह गुप्त ने भी हराया था। तो एक सैनिक के तौर पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजा नहीं था, ये बहुत ही पावरफुल रूलर नहीं था। इसने जो भाषा अपनाई वो संस्कृत थी और इसके समय सामंतवाद का विकास होने लगा। एक्चुअल में गुप्तोत्तर काल की यह विशेषता है कि गुप्तोत्तर काल में बहुत बड़े पैमाने पर सामंतवाद का विकास हुआ है, फ्यूडलिज्म डेवलप हुआ है। किस रूप में विकसित हुआ सामंतवाद? हमने देखा था कि सातवाहन राजाओं ने पहली बार भूमि दान देने की प्रथा चलाई। गुप्त काल में भूमि दान देने की यही प्रथा बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो जाती है। पहले सातवाहनों के समय जो भूमि दान दी जाती थी वो ब्राह्मणों को दी जाती थी, भिक्षुओं को दी जाती थी, साधु संतों को दी जाती थी और उसका उद्देश्य होता था कि ब्राह्मणों की जीविका चल सके। एक भूमि का उद्देश्य होता था कि जो शैक्षणिक उद्देश्य से दी जाती थी या मंदिर बनाने के लिए दी जाती थी। और गुप्त काल में ब्राह्मणों को बहुत भूमि दान गुप्त काल में भी दी गई, लेकिन गुप्त काल में वेतन के रूप में भी भूमि दी जाने लगी कि जो कोई बड़ा अधिकारी है उसको भी बहुत सारा भूमि का टुकड़ा दे दिया। तो यहीं से सामंतवाद शुरू हुआ। सामंतवाद का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति है जिसके पास जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, जिसे वहां से राजस्व लेना है, एक हिस्सा अपने पास रखना है, कुछ हिस्सा राजा को देना है। उस क्षेत्र में शासन चलाने के लिए एक सेना भी रखनी है। तो इसी पूरी व्यवस्था को हम सामंतवाद कहते हैं, इसी पूरी व्यवस्था को हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, जिसमें सामान्यतः जो किसान होते हैं उनका बेतहाशा शोषण होता है और एक ऐसी व्यवस्था बनती है जो बहुत ही अविकसित होती है, जो बहुत ही जिसमें व्यापार को प्रमोट नहीं किया जाता, जिसमें ट्रेड को प्रमोट नहीं किया जाता साथियों, और रूढ़िवादी और अंधविश्वास को प्रमोट किया जाता है। तो इस काल में, गुप्तोत्तर काल में, यह प्रथा और बढ़ गई और यहीं से भारत में सामंतवाद का चरम विकास होता है। फ्यूडलिज्म जो है वो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है साथियों, जो आगे जाकर के कभी भी ठीक नहीं हो पाया। तो ये कुछ बातें आपको हूण आक्रमण के बारे में याद रखनी है। एक बार मेरे साथ सारी चीजों को रिकॉल कीजिएगा। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उत्तर के रूप में जवाब देना। सबसे पहला सवाल, हूण कौन थे? तो आप बताएंगे कि मध्य एशिया की एक घुमंतु जाति थी हूण, जिसकी दो शाखाएं थी, एक पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी शाखा ने रोमन एम्पायर पर आक्रमण किया, वहीं जो पूर्वी शाखा थी इसने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर स्कंदगुप्त के समय हूण पहली बार आक्रमण करते हैं, लेकिन गुप्त राजा स्कंदगुप्त उन्हें हरा देता है। बाद में जब अच्छे राजा नहीं रहे, पावरफुल राजा नहीं रहे, तो इन्होंने भारत में अपना राज्य भी स्थापित किया। दो लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं, तोरमाण और उनका बेटा मिहिरकुल। राजा तोरमाण
और उनका बेटा मिहिरकुल, ये दोनों ही हूण से संबंधित राजा थे साथियों। यहीं पर आपको याद रखना है कि मिहिरकुल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दो तीन वजहों से। मिहिरकुल भगवान शिव का एक महान उपासक था। उसने संस्कृत को अपनी राजकीय भाषा अपनाया था और मिहिरकुल की जानकारी हमें मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है। क्यों? क्योंकि मालवा में औलिकर वंश के राजा यशोधर्मन ने मिहिरकुल को हराया था। इतना ही नहीं, गुप्तोत्तर राजा या परवर्ती गुप्त राजा ने भी मिहिरकुल को हराया था। तो मिहिरकुल की दो हार हैं जो आपको याद रखनी है, विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो यही प्रश्न पूछा गया था बेसिक कि राजा तोरमाण का संबंध किससे है? हूण से। राजा मिहिरकुल का संबंध किससे है? ये भी हूण से। दोनों किससे जुड़े हैं? दोनों ही हूण से जुड़े हुए हैं साथियों। ठीक है। चलो अब हम चर्चा करते हैं अन्य क्षेत्रीय वंशों के बारे में, जो अदर रीजनल डायनेस्टीज बनी उनके बारे में हम जरा डिस्कस कर लेते हैं साथियों। तो इसमें पहला नाम आता है वल्लभी के मैत्रक। अभी हमने मैप में आपको दिखाया था और मैप में हमने देखा था कि गुजरात वाले इलाके में मैत्रकों का शासन है, जिनका मुख्य केंद्र वल्लभी था साथियों। देखिए, वल्लभी में एक विश्वविद्यालय भी था और कहा जाता है कि वल्लभी का जो विश्वविद्यालय है वहां सबसे अच्छी प्रशासनिक शिक्षा दी जाती थी, वहां सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन दी जाती थी। तो मैत्रक वल्लभी में जो सबसे महान शासक हुए उसमें एक नाम है भट्टार्क का और दूसरा नाम है धर्मसेन का। और वहीं ध्रुवसेन द्वितीय के शासन काल में हैनसांग भी वल्लभी गया था। तो यही याद रखना है, भट्टार्क और धर्मसेन और ध्रुवसेन द्वितीय, जिनके शासन काल में हैनसांग ने वल्लभी का दौरा किया था। फिर कन्नौज पर मौखरी वंश का शासन था साथियों। देखिए, कन्नौज उत्तर प्रदेश में आता है और कन्नौज को पहले महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। जो यूपी का इलाका है वहां पर कन्नौज आता है साथियों। और कन्नौज एक समय बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर रहा, उपजाऊ था, जलीय परिवहन था। तो कन्नौज पर जिस वंश ने शासन किया वो थे मौखरी। यहां मौखरी वंश का शासन था। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एक बार पूछा गया था। और इसके एक राजा हुए जिनका नाम था ग्रह वर्मा। ठीक, ग्रह वर्मा की जो शादी है, जो विवाह है, वो हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री के साथ हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन की बहन थी राज्यश्री, जिनके साथ ग्रह वर्मा का विवाह हुआ था। ग्रह वर्मा को मार दिया जाता है, मालवा के राजा ग्रह वर्मा को मार डालते हैं। उसके बाद जो कन्नौज है इस पर हर्षवर्धन का अधिकार हो जाता है, इस पर हर्षवर्धन रूल करता है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। अभी आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि जब हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है तो कन्नौज पर दोबारा से एक औधोय वंश का शासन आता है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है तो कन्नौज को लेकर के एक त्रिपक्षीय संघर्ष छिड़ जाता है। अर्थात तीन अलग अलग राजवंश के राजा प्राप्त करना चाहते थे कन्नौज को। एक थे पाल राजा, एक थे गुर्जर प्रतिहार और एक थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट दक्षिण का पहला राजवंश हुआ जिसने उत्तर की राजनीति में भाग लिया। अदरवाइज दक्षिण का कोई भी राजा उत्तर की राजनीति में भाग लेते हुए नहीं दिखाई देगा। तो एक था पाल, दूसरे गुर्जर प्रतिहार, तीसरे राष्ट्रकूट। अंततः पाल और राष्ट्रकूट इसमें हार जाते हैं और गुर्जर प्रतिहार की इसमें जीत होती है। और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये लगभग 150 सालों तक चलता रहा, 150 ईयर्स तक चलता रहा। तो कन्नौज जिसे महोदय नगर या महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस रहा है। तो इसकी कहानी थोड़ा सा मैंने आपको समझा दी कि पहले यहाँ मौखरी वंश का शासन हुआ। मौखरी के राजा ग्रह वर्मा की जब मौत हो गई, चूंकि ग्रह वर्मा जो है वो हर्षवर्धन के जीजा थे,
तो जब उनकी मौत हो गई तो हर्षवर्धन ने मौखरी का शासन, कन्नौज का शासन भी संभाला। तो इस तरह कन्नौज हर्षवर्धन के राज्य का हिस्सा बन जाता है। और जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो उसके बाद कन्नौज को लेकर के एक त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है, ट्राई पार्टी डिस्प्यूट की शुरुआत होती है, जिसमें पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के राजा थे जो 150 सालों तक कन्नौज और उसके आसपास के उपजाऊ क्षेत्र को प्राप्त करना चाहते थे। 150 सालों के संघर्ष के बाद उसमें गुर्जर प्रतिहारों की जीत होती है, जो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, तो ये बस मौखरीज के बारे में याद रखना, ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। तो ये गुप्त वंश के सामंत थे। इनकी स्थापना हरिवर्मा ने की थी। प्रमुख राजा ईशान वर्मा, शर्व वर्मा और ग्रह वर्मा अंतिम। ग्रह वर्मा को मालवा के राजा देवगुप्त ने मार डाला और उसके बाद इसका विलय हो जाता है कन्नौज वाले इलाके का हर्षवर्धन के राज्य में। इसके बाद है गौड़। ये गौड़ है साथियों, गौड़ बंगाल का गौड़ राजवंश। बंगाल का गौड़ राजवंश। बंगाल के गौड़ राजवंश में सबसे प्रमुख जो राजा हुआ वो शशांक। शशांक शैव धर्म का एक महान अनुयायी था, लेकिन इसने बुद्धिज्म और जैनिज्म के प्रति सही रवैया नहीं अपनाया। शशांक वही व्यक्ति है जिसने बोधि वृक्ष को काटा था। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है उसको काटा था शशांक। ठीक है, शशांक को अंततः हर्षवर्धन मारता है। इसकी कहानी मैं अभी आपको सुनाऊंगा। और इसकी राजधानी थी कर्ण सुवर्ण। कर्ण सुवर्ण जो है वो इसकी राजधानी थी, कैपिटल थी। तो जिस तरह मिहिर कुल एक महान शैव अनुयायी हुआ, उसी तरह शशांक भी शैव धर्म का एक बहुत बड़ा अनुयायी था। शशांक जो कि बंगाल के गौड़ राजवंश से संबंधित था, इसने बोध गया में लगे हुए बोधि वृक्ष को काटा था, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आखिरी में आते हैं साथियों मालवा और मगध के परवर्ती गुप्त शासक। तो ये कुषाणों के सामंत रहे, बाद में ये सब पुरानी कहानी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गुप्त बने, फिर गुप्त वंश खत्म हो गया, कुछ कुछ राजा रह गए। तो एक शाखा मालवा पर शासन कर रही थी और एक जो शाखा है वो आपके मगध वाले क्षेत्र में शासन कर रही थी। अगेन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो हम बाद में डिटेल से पढ़ रहे होंगे। ये लेकिन क्षेत्रीय राजवंशों की कहानी है, ये पूरी कहानी है। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्टोरी है दैट यू नीड टू रिमेंबर, जो आपको याद रखना है। ध्यान से इसको एक बार देखिए। यहां से कई बार छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं साथियों। जैसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मैत्रक वंश कहां पर शासन करता था, मौखरी वंश किस क्षेत्र में शासन करता था, शशांक जो है वो किस वंश से संबंधित था। इस तरह के बहुत ही बुनियादी सवाल पूछ लिए जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं साथियों। ठीक है जी, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हम हर्षवर्धन या थानेश्वर का पुष्यभूति या वर्धन वंश। अब हम थानेश्वर के पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे और अन्य तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में हर्षवर्धन का शासन फैला हुआ था और हर्षवर्धन जिस वंश से आता था उसे पुष्यभूति या वर्धन वंश के नाम से जाना जाता था। और इनकी जो शुरुआत है वो हरियाणा में एक इलाका है थानेश्वर, वहां से इनकी शुरुआत हुई थी। और चूंकि इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, यही कारण है कि इस वंश को पुष्यभूति भी कहा जाता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि गुप्त उत्तर काल में जो सबसे प्रभावशाली राजा उत्तर भारत में हुआ, पोस्ट गुप्ता पीरियड में नॉर्थ इंडिया में जो सबसे पावरफुल रूलर हुआ, उसका नाम हर्षवर्धन था साथियों। एक बहुत महान राजा जिसने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। और सिर्फ उसका शासन सैनिक विजयों के लिए जरूरी नहीं है। उसने जिस तरह से साहित्य का विकास किया, उसके शासनकाल में जिस तरह से धर्म का विकास हुआ, वो सभी बातों के लिए हर्षवर्धन का शासनकाल जाना जाता है। और हर्षवर्धन का एक बैटल जो रहेगा वो चालुक्य के साथ रहेगा, जो इस क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं। यहाँ गौड़ वंश का शासन भी रहेगा।
जहां का राजा शशांक होगा। हालांकि शशांक को एक बार हरा दिया था और उसके बाद शशांक और हर्षवर्धन का कोई भी दोबारा फाइट नहीं होता है साथियों। तो इस पूरे की पूरे प्रकरण की जो जानकारी हमें मिलती है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित से मिलती है। हर्षवर्धन को जानने के लिए या पूरे राजाओं को जानने के लिए बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित सबसे महत्वपूर्ण किताब है। कई बार ये सीधा सवाल भी पूछ लिया जाता है कि हर्षचरित किसने लिखी थी, तो वो बाणभट्ट ने लिखी थी। आइए चर्चा करते हैं। तो गुप्त काल के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ा राजवंश था ये। इसके संस्थापक पुष्यभूति थे जो थानेश्वर से बिलोंग करते थे। इसे स्थानीश्वर भी कहा जाता था। ये महान शैव उपासक और सूर्य उपासक थे। हालांकि बाद में हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को भी आश्रय प्रदान किया था बड़े पैमाने पर मूल रूप से जो पुष्यभूति वंश के शासन थे या वर्धन वंश के शासक थे, यह शैव धर्म के उपासक थे। ये शैव धर्म के उपासक थे और ये महान सूर्य उपासक भी रहे हैं। तो पुष्यभूति इनके संस्थापक रहे साथियों, ये आपको याद रखना है। प्रमुख शासक में नरवर्धन का नाम आता है, राज्यवर्धन प्रथम, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का नाम बहुत जरूरी है, जिन्हें पूर्ण हरिण केसरी भी कहा जाता था। एक्चुअल में प्रभाकर वर्धन ही वो व्यक्ति थे जो इस वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जो इस डायनेस्टी के एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं साथियों। इस वंश के वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन ही माने जाते हैं। इससे पहले जितने भी राजा थे वो एक तरह से सामंत के रूप में ज्यादा काम कर रहे थे, वो एक तरह से फ्यूडल लॉर्ड के रूप में ज्यादा काम कर रहे थे। चाहे वो पुष्यभूति हो, नरवर्धन हो, राज्यवर्धन प्रथम हो, ये वास्तविक राजा के रूप में शासन नहीं कर रहे थे। प्रभाकर वर्धन ने एक स्वतंत्र वर्धन साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। और प्रभाकर वर्धन का जो बेटा था वो राज्यवर्धन प्रथम था, दूसरा बेटा हर्षवर्धन था और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम राज्यश्री था। तो इसके बाद ये तीन महान राजा होते हैं। हर्षवर्धन अंतिम राजा होता है। तो प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन द्वितीय और उसके बाद इनका बेटा हर्षवर्धन। कहा जाता है कि जब राज्यश्री के पति को मार दिया गया तो राज्यश्री और हर्षवर्धन ये एक साथ मिलकर के शासन संभालते थे, ये एक साथ मिलकर के रूल किया करते थे साथियों, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा हर्षवर्धन का हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि हर्षवर्धन के बैकग्राउंड में क्या कहानी है। तो अभी तक हमने आपको यह समझाया कि गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में जो सबसे बड़ा राज्य स्थापित किया वो वर्धन वंश के राजाओं ने स्थापित किया। इन राजाओं में सबसे महान जो हुआ वो हर्षवर्धन था। वर्धन या पुष्यभूति वंश के संस्थापक का नाम पुष्यभूति है। इसके प्रमुख राजाओं में पुष्यभूति जो कि संस्थापक था, प्रभाकर वर्धन जो कि वास्तविक संस्थापक था, प्रभाकर वर्धन का पहला बेटा राज्यवर्धन और दूसरा बेटा हर्षवर्धन, ये इस वंश के प्रमुख शासक हुए हैं। ये इस पूरे के पूरे डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं। अब हमें हर्षवर्धन के बारे में समझना होगा। हर्षवर्धन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो राजा प्रभाकर वर्धन, जिन्हें परम भट्टारिक और महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता है, ये उनकी उपाधियां थी। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। इनकी भी एक कहानी है। कहा जाता है कि आखिरी के समय में जब प्रभाकर वर्धन बहुत ज्यादा बीमार हो गए और रसायन और सुषेण नाम के दो वैद्य थे जो उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। तो यशोमती के बारे में कहा जाता है कि वो इतना प्रेम करती थी अपने पति से कि उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। एक प्रकार से एक मन्नत थी, एक प्रार्थना थी। उस प्रार्थना के चलते उन्होंने खुद के प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि मेरे पति के प्राण बच सकें, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। पर यह दिखाता है कि कितना प्रेम रहा। तो यशोमती इनकी पत्नी का नाम था प्रभाकर वर्धन की, और प्रभाकर वर्धन और यशोमती को 3 संतानें हुई थी। उनका एक बेटा था राज्यवर्धन जो प्रभाकर वर्धन के बाद राजा बना। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था राज्यश्री, और एक और बेटा था जिनका नाम था हर्षवर्धन।
अब यहीं से आपको कहानी समझनी पड़ेगी और यहीं से आपको समझ में आएगा कि कैसे मात्र 16 वर्ष की आयु में 606 ईसा में हर्षवर्धन राजा बनता है। कहानी ऐसे शुरू होती है कि राज्यश्री का जो विवाह है, इस समय कन्नौज पर मौखरी वंश का शासन चल रहा है, अभी मैंने आपको बताया। तो इनकी जो बहन है राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ होता है। ग्रहवर्मा उस समय मौखरियों के राजा थे जो कन्नौज पर शासन कर रहे थे। तो राज्यश्री का जो विवाह है वो कन्नौज के ग्रहवर्मा से होता है, लेकिन ग्रहवर्मा को मालवा के राजा देवगुप्त और गौंड राजा शशांक ये दोनों मिलकर के मार देते हैं। मालवा के राजा देवगुप्त और गौंड राजा, बंगाल का गौंड राजा शशांक, ये दोनों मिलकर के ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं। अब जब इस बारे में राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को पता चलता है तो दोनों बेहद दुखी होते हैं, दोनों बेहद दुखी होते हैं। और कहा जाता है कि इनकी जो बहन है वो आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। उस समय पर राज्यवर्धन अपनी बहन को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि हम उन सभी व्यक्तियों को खत्म कर देंगे जिन्होंने आपके पति ग्रहवर्मा को मारा है। इसी क्रम में जो राज्यवर्धन है वो मालवा के राजा देवगुप्त को मार डालता है। राज्यवर्धन ने मालवा के राजा देवगुप्त को मार डाला। अब जब ये बात शशांक को पता चली, जो कि देवगुप्त का अच्छा दोस्त था, तो शशांक ने राज्यवर्धन को धोखे से मार डाला। तो अब ग्रहवर्मा भी खत्म हो गए, अब देवगुप्त भी खत्म हो गए और यहां राज्यवर्धन भी खत्म हो गए। तो इन परिस्थितियों के बीच में मात्र 16 वर्ष की आयु में 606 ईसा में हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा बनता है। और जब ये राजा बनता है तो वो हर्ष संवत की शुरुआत भी करता है। तो हर्ष संवत की शुरुआत 606 ईसा में हुई थी और सबसे पहला काम जो वो करता है वो शशांक के साथ युद्ध होता है हर्षवर्धन का। और इस युद्ध के बाद शशांक बंगाल चला जाता है, फिर छोटे से क्षेत्र में वो शासन करते रहता है और प्राकृतिक तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें शशांक को मारा नहीं गया। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ क्या नहीं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन इसके बाद शशांक ने कभी भी कोई एक्टिविटी नहीं की। और जैसा हमने शशांक के बारे में बताया कि वो एक शैव उपासक था जिसने बोध गया में लगे हुए बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो ये परिस्थितियां हैं, ये पूरी की पूरी सिचुएशन है। उम्मीद है कि इस डायग्राम से आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। तो अब आप देख पाए कि ये वर्धन वंश का महानतम शासक हुआ। 16 वर्ष की आयु में, मात्र 16 वर्ष की आयु में ये राजा बना। और जब ये राजा बना 606 ईसा में, तो इसने हर्ष संवत की शुरुआत की थी। इसकी राजधानी पहले थानेश्वर थी। अब यहां से प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा। देखो, पहले जो इसकी राजधानी थी, शुरुआत में इसकी जो कैपिटल थी वो थानेश्वर थी, जो हरियाणा में आता है थानेश्वर। लेकिन जब ग्रहवर्मा की मौत हो गई तो अब मौखरी वंश को भी इसी को ही संभालना था। तो अब इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदल करके कन्नौज कर ली थी। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस राजा ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो हर्षवर्धन ने थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और ये अपनी बहन राज्यश्री के साथ मिलकर के शासन का संचालन करता था। साथियों, बहुत सारी उपाधियां हैं हर्षवर्धन की, जिन उपाधियों में एक है हिंदू काल का अकबर, क्योंकि सभी धर्मों का विकास हुआ, शिलादित्य, कविंद्र और सकलोत्तर पथनाथ, क्योंकि इसने सकल उत्तर पथनाथ, क्योंकि पूरे उत्तर भारत पर इसका अधिकार था, इसलिए इसे सकल उत्तर पथनाथ के नाम से भी जाना जाता है। कविंद्र भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसने 3 अलग अलग नाटकों की रचना की थी, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाम के 3 नाटकों की रचना इसने की थी। और शिलादित्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। हर्षवर्धन की जानकारी हमें इनके दरबारी कवि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित और कादंबरी से मिलती है। कल्हण के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है। हैनसांग, जो कि चीनी यात्री था, उसके द्वारा लिखी गई CU की ट्रेवल ऑफ द वेस्ट, और हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए 3 नाटक
प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद से मिलती है। अब इसके पीछे भी ना एक कहानी है। कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने ये तीनों नाटक नहीं लिखे। वास्तव में ये तीनों नाटक धावक नाम के एक कवि ने लिखे थे। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कवि को हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए 3 रचनाओं का श्रेय दिया जाता है, तो धावक को हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए 3 रचनाओं का श्रेय दिया जाता है। तो ये किताबों के नाम याद रखना। हर्ष के दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट था, जिन्होंने हर्ष चरित और कादंबरी की रचना की। कल्हण की राजतरंगिणी, हैनसांग जो कि चीनी यात्री था, सी यू की, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इसी तरह से भर्तहरि के द्वारा लिखी गई श्रृंगार शतक और बाण भट्ट के बेटे भूषण भट्ट जिसने कादंबरी को कंप्लीट किया था। तो यहां से हमें हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है, यहां से हमें हर्ष की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एक बार इन सभी बातों को हम रिकॉल कर लेते हैं और फिर हम प्रशासन व्यवस्था की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने अभी ये डिस्कस किया कि हर्षवर्धन, हर्ष, इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन, जिन्हें महाराजा धीराज या परम भट्टारक के नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन के जो भाई हैं, तो भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन, और बहन का नाम था राज्यश्री। बहन का नाम था राज्यश्री। हर्षवर्धन 606 ईसा में राजा बनता है और इसी समय वह हर्ष संवत की शुरुआत भी करता है। जब वो राजा बना तो उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी और उसने लगभग 41 वर्ष शासन किया है। ऑलमोस्ट 41 ईयर उसने रूल किया है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल कन्नौज को बनाया था। याद रखेंगे, शुरुआत में हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो थानेश्वर हुआ करती थी। थानेश्वर के स्थान पर उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन के शासन की जानकारी हमें बहुत सारी किताबों से मिलती है। जैसे हर्षवर्धन के राजकवि का नाम था बाणभट्ट, जिसने हर्ष चरित और कादंबरी नाम की किताब लिखी। कादंबरी के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि कादंबरी को बाणभट्ट पूरा नहीं कर पाए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो पूरा करने का श्रेय इनके बेटे भूषण भट्ट को जाता है। वहीं साथियों दूसरा नाम हमें मिलता है महान कल्हड़ का, जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी, जिससे हमें हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। एक और नाम जो हमें मिलता है वो खुद हर्षवर्धन का। कहा जाता है कि हर्षवर्धन, या कई बार कहा जाता है कि धावक नाम के कवि ने 3 रचनाएं लिखी, जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद प्रमुख हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद प्रमुख हैं। इन सब के द्वारा हमें ये पूरी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था, उसने सी यू की नाम की पुस्तक लिखी, जिससे हमें हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। हालांकि वो दक्षिण भारत भी गया था, वो मैत्रकों के यहाँ भी गया था, गया वो हर जगह था, लेकिन हर्षवर्धन की ज्यादा जानकारी मिलती है। और भर्तहरि, जिन्होंने श्रृंगार शतक नाम की किताब लिखी, और हर इसके 3 नाटक, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए, हर्षवर्धन भी अपने पूर्वजों की तरह शैव और सूर्य धर्म का उपासक था। बाद में वह बौद्ध मतावलंबी बन गया था। बाद में वो बुद्धिज्म को भी मानने लगा था। साथियों, हेनसांग के मिलने से पहले ही आई थिंक बौद्ध धर्म का उस पर बहुत गहरा प्रभाव हो चुका था। साथियों, ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई बेसिक कहानी। यहां से सवाल बनते हैं, किताबों से बहुत सवाल बनते हैं, उपाधियों से सवाल नहीं बने हैं, राजधानी से सवाल बनते हैं, किताबों से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इनको याद रखिएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। देखिए, पूरे समय पर ना ऑलमोस्ट आपको वही गुप्त और मौर्य काल की तरह प्रशासनिक व्यवस्था देखने मिलेगी। जैसे यहाँ पर भी राजतंत्र था, यहाँ पर भी मोनार्की थी। राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा के पास सारे अधिकार होते थे, जो किंग है उसके पास सारे अधिकार होते थे। और प्रशासन में सबसे ऊपर साम्राज्य होता था, साम्राज्य में राजा का शासन। साम्राज्य भुक्ति में बटा हुआ होता था। भुक्ति मतलब प्रांत। हमने पहले भी पढ़ा है कि भुक्ति शब्द का प्रयोग प्रांत के लिए किया जाता था। जो भुक्ति वर्ड है वो प्रोविंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जो भुक्ति का प्रमुख होता था उसे उपरिक, राष्ट्रिक या लोकपाल के नाम से जाना जाता था।
उसे उपरिक कह देते थे, उसे राष्ट्रिक कह देते थे या लोकपाल कह देते थे। इन नामों से उसे जाना जाता था। भुक्ति का विभाजन विषय, विषय मतलब एक प्रकार से जिला, इसमें किया गया था और विषय के प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। गुप्त काल की तरह ही है। विषय को पाठक में बांटा गया था साथियों, और जो पाठक है वो आधुनिक तहसील की तरह होता था, एक मॉडर्न डे तहसील की तरह होता था। वहां भी था, वहां विधि और पैठ नाम की इकाइयां होती थी, वहां विधि और पैठ नाम की इकाइयां होती थी। और आखिरी में आता है ग्राम, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और जिसका प्रमुख ग्रामक्ष पटलिक होता था साथियों, जिसका प्रमुख ग्रामक्ष पटलिक या एक प्रकार से सरपंच या वो सभा जो ग्राम का प्रशासन संभालती है वो होती थी। तो ये शासन की प्रमुख इकाइयां हैं जो लगभग वैसी हैं जैसी हमने गुप्त काल में देखी थी। इसके बाद साथियों कुछ बातें, हर्ष के अधीन जो शासक होते थे, अर्श ने बहुत सारे राज्यों पर अधिकार किया लेकिन उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं किया, उन पर डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं किया, तो उन्हें महाराज या महासामंत कहा जाता था। तो जिन राज्यों पर उसने अधिकार कर लिया पर विलय नहीं किया तो वहां के राजाओं को महाराज या महासामंत कहा जाता था, जो बताता है कि सामंतवाद कितना गहरा हो चुका था, फ्यूडलिज्म कितना गहरा हो चुका था। मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था, पुलिस अधिकारियों को चाट या भाट कहा जाता था, ठीक उसी तरह जैसे गुप्त काल में पुलिस व्यवस्था होती थी। दंड पाशिक इनका मुख्य अधिकारी होता था और चाट और भाट जो हैं वो इनके कर्मचारी कहलाते थे। तुला यंत्र जो है वो जल पंप का एक शासन होता था। तुला यंत्र से ही याद आया, कुल्या नाम की एक मापन इकाई भी इस समय प्रसिद्ध थी साथियों। मंत्री परिषद में भंडी, प्रधान सचिव, सहनाद, प्रधान सेनापति, कुंतल, अश्वसेना का प्रमुख, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीजें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो और इन सभी बातों का अध्ययन आपने गुप्त काल में किया है। गुप्त काल में इन सभी बातों का अध्ययन किया है। एक चीज जरूर है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो गुप्त काल से ही जुड़ी हुई है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, उसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक मापक इकाई होती थी जिसे कुल्यावाप या द्रोणवाप कहते थे। ये हमने पहले भी पढ़ी है, मौर्य काल में भी पढ़ी है, कुल्यावाप या द्रोणवाप। तो ये याद रखना, कुल्यावाप और द्रोणवाप जो है ये मापक इकाइयां थी, ये मेजरमेंट यूनिट थी साथियों, कुल्यावाप या द्रोणवाप। तो ये याद रखना है, यहां से छोटे छोटे सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी हमने आपको वो राजा के बारे में बताया था कि देखो एक मेघवर्मन नाम का राजा था जिसने समुद्रगुप्त से बोध गया में एक मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो यहां से जरूर छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं, अन्यथा प्रशासन से कोई बड़ा सवाल नहीं बनने वाला साथियों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब महत्वपूर्ण कार्यों की बात कर लेते हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है प्रयागराज में होने वाली हर 5 साल में महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद, इसके बारे में जरा समझो। ये बहुत बड़ी एक हाईलाइट रही हर्षवर्धन के शासनकाल की। हर्षवर्धन क्या करता था साथियों, जो प्रयागराज है, प्रयागराज यहां प्रत्येक 5 वर्ष में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रत्येक 5 वर्ष में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था, एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था और इस धार्मिक सम्मेलन को कहा जाता था महामोक्ष परिषद। क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद। और साथियों इसका जो छठवां सम्मेलन हुआ, जो इसका छठवां सम्मेलन हुआ, उस छठवें सम्मेलन को कहा जाता है, बहुत विशालकाय छठवां सम्मेलन हुआ था। और जो छठवां सम्मेलन हुआ उसमें हैनसांग ने भाग लिया था। उसमें जो चीनी यात्री, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, चीनी यात्री हैनसांग ने उसमें भाग लिया था और 18 अलग अलग देशों के राजा इसमें शामिल हुए थे, 18 देशों के किंग इसमें शामिल हुए थे,
राजा शामिल हुए थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस राजा के द्वारा प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। तो हर्षवर्धन के द्वारा प्रयागराज में प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। और 6वें वर्ष चीनी यात्री जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, हेनसांग, जिसकी किताब है सीयूकी, वह वहां पहुंचा था। और 18 देशों के जो अलग अलग शासक हैं वो भी पहुंचे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हिंदू धर्म से था, ये सभी धर्मों का एक सम्मेलन था। ठीक है, ऐसा ही एक सम्मेलन कन्नौज में भी हुआ जो कि बुद्धिज्म से संबंधित था। और यहीं पर कहा जाता है कि हेनसांग को मोक्ष देव और महायान देव की उपाधि दी गई। तो ये प्रश्न भी कहा जाता है कि मोक्ष देव किससे कहा जाता है, तो हेनसांग को मोक्ष देव या महायान देव कहा जाता है। मोक्ष देव या महायान देव के नाम से जाना जाता है। अभी हम हेनसांग के बारे में पढ़ेंगे तो वहां दोबारा से हम इसकी चर्चा करेंगे। तो कन्नौज में एक बौद्ध सभा का भी आयोजन हुआ था जो महायान शाखा से संबंधित थी। पर महामोक्ष परिषद का आयोजन हर 5 साल में प्रयागराज में किया जाता था। साथियों, और कार्यों की बात करते हैं तो हर्षवर्धन ने अपने दूत को चीन भेजा था और 2 चीन के दूत इसके दरबार में आए थे। हर्षवर्धन ने कश्मीर के राजा से बुद्ध के दांत के अवशेष प्राप्त किए थे फोर्सफुली। ठीक है, कश्मीर के राजा से बुद्ध के दांत के अवशेष प्राप्त किए थे। इसके अलावा साथियों, हर्ष ने कामरूप या असम के राजा भास्कर वर्मा की सहायता से शशांक को हराया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जिस तरह से शशांक ने ग्रह वर्मा को मारने के लिए, जो कि मौखरी वंश के राजा थे ग्रह वर्मा, उनको मारने के लिए मालवा के राजा से संधि की थी, इसी तरह असम का राजा कामरूप जिसे कहा जाता था, तो असम के राजा भास्कर वर्मा ने हर्षवर्धन से संधि की थी। और कहा जाता है कि भास्कर वर्मा ने अपने दूत को हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं। और भास्कर वर्मा के साथ संधि करके शशांक को हराया गया था और शशांक फिर बंगाल से कभी भी आगे नहीं बढ़ा। तो ये नाम भी याद रखेंगे। हालांकि पुलिकेशन द्वितीय जो कि चालुक्य राजा था, उसने हर्षवर्धन को हराया था, जिसकी जानकारी कर्नाटक के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कर्नाटक में एक अभिलेख मिलता है हमें, ऐहोल अभिलेख, जो पुलिकेशन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। बादामी चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय। प्रॉब्लम क्या थी दोनों के बीच में, ये आप मैप की सहायता से समझो, मानचित्र की सहायता से समझो कि ये युद्ध हुआ क्यों, कैसे इस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो आप मैप बहुत अच्छे से देखो, ये वाला अगर आप मैप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर की तरफ आप देख पाइए ध्यान से, तो इस पूरे इलाके में हर्षवर्धन का शासन है। इस पूरे इलाके में हर्षवर्धन, ये बीच में नर्मदा नदी है साथियों, ये हर्षवर्धन का शासन है। और नीचे तरफ अगर आप देख पाए तो इस पूरे इलाके में बादामी के चालुक्यों का शासन है, बादामी के चालुक्यों का शासन है, और बीच में नर्मदा नदी है। यहां से पुलिकेशन भी एक्सपेंड कर रहा है और यहां से हर्ष भी एक्सपेंड कर रहा है। अब दोनों जब क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं तो डेफिनेट इन दोनों की लड़ाई होगी, इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा। और ऐसा ही हुआ, नर्मदा नदी के किनारे दोनों के बीच में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को मुख्य रूप से किस राजा ने हराया था, तो बादामी चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय ने हराया था। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, कर्नाटक के ऐहोल अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। कर्नाटक के ऐहोल अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। चलिए अब कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं चीनी यात्री हेनसांग के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चीनी यात्री हेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, और इसे महायान देव और मोक्ष देव के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे आप मोक्ष देव कह लें, महायान देव कह लें, यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ द ट्रैवलर, ये सबसे बड़ी उपाधि इसको दी जाती है। इसकी किताब का नाम है सीयूकी, अर्थात पश्चिमी देशों की यात्रा।
इसका मुख्य उद्देश्य था नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के बौद्ध धर्म का अध्ययन करना। अब इसने भारत में क्या क्या किया, तो इसने भीनमल जो कि राजस्थान में है वहां की यात्रा की। इसने लिखा कि लोगों को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल और विष परीक्षाएं देनी पड़ती थी। बिक्री कर के बारे में बताता है। जब ये नालंदा में पढ़ रहा था तो उस समय नालंदा के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये हमने अपनी शुरुआती क्लास में भी डिस्कस किया था। कहा कि मथुरा जो है वो सूती वस्त्रों का केंद्र था, बनारस रेशम के वस्त्रों का केंद्र था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासन काल में सूती वस्त्रों का केंद्र कौन सा था, तो वो मथुरा था, जबकि बनारस जो है वो रेशम के वस्त्रों का केंद्र था। आज भी वाराणसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। कामरूप शासक भास्कर वर्मा के यहाँ भी ये गया था। पल्लव राजा नरसिंह वर्मा के यहाँ भी गया था और चालुक्य राजा पुलिकेशन के यहाँ भी ये गया था। तो इसने इन सभी, और ये वहां भी गया था, वल्लभी भी गया था, तो सभी की यात्रा की है। वल्लभी में जब ध्रुवसेन द्वितीय का शासन था, मैत्रक वंश के राजा, तो उनसे भी ये मिलने गया था। तो कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि किस किस से वो मिलने गया, तो इन सभी के दरबार में गया। देखो हर्षवर्धन के यहाँ वो मतलब ज्यादा समय उसने बिताया है, पर वो एक यात्री था। उसने पूरे भारत की यात्रा की है और भारत के बारे में लिखा है, और लिखा है उसने अपनी किताब सी यू की में। और ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ भारत की यात्रा की है, वो अफगानिस्तान भी गया, वो मध्य एशिया भी गया है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया उसने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की भी यात्रा की है। उसकी किताब में लगभग 138 देशों का उल्लेख है, 138 कंट्रीज को मेंशन करता है वो अपनी किताब में। तो बहुत उसने समय अपना पूरा जीवन ही यात्राओं में बिताया और फिर वहां के बारे में लिखने में, कलेक्शन में। तो याद रखेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो हैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। लेकिन उस समय दक्षिण भारत में चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय का शासन था, पल्लव राजा नरसिंह वर्मा का शासन था, वल्लभी में ध्रुवसेन द्वितीय का शासन था, असम में कामरूप जो राज्य है वहां भास्कर वर्मा का शासन था, बंगाल में गौड़ राजा शशांक का भी शासन था। तो ये भी उसके समकालीन रहे हैं, ये भी उसके कंटेम्प्ररी रहे हैं। पढ़ते नहीं हैं हम इस तरीके से इतिहास को, लेकिन पढ़ना चाहिए ताकि बाकी चीजें हमें अच्छे से क्लियर होती रहें साथियों। ठीक, ये बात याद रखिए। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष है, तो हमने आपको बताया कि कन्नौज, जिसे महोदय नगर भी कहा जाता था, उसको लेकर के पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः गुर्जर प्रतिहार की जीत हुई थी। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में हुआ था। तो इसमें गुर्जर प्रतिहारों की जीत हुई थी और नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, गुर्जर प्रतिहारों का राजा। जब यह त्रिपक्षीय संघर्ष चला तो बीच में कन्नौज पर आयुध वंश ने भी शासन किया, एक गणराज्य था। हर्ष की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए यशोवर्मन नाम का एक व्यक्ति कन्नौज का राजा बना था, जिसके कवि वाकपति ने गोड़वहो लिखा और भवभूति ने मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित लिखे। तीनों किताबें भगवान राम से जुड़ी हुई हैं। ये भी हमने शुरू में पढ़ा था जब हम महत्वपूर्ण साहित्यकार पढ़ रहे थे। तो साथियों, हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट होता है, गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड और हर्षवर्धन का शासनकाल। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कल की क्लास में हम दक्षिण भारत के राजवंशों की चर्चा करेंगे, साउथ इंडिया की अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।